Hello, my dear students. Welcome back to VPIC online classes. How are you all? I hope you doing well. मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक हरीश सर। आज क्लास 10th है। हिंदी गद्य के अंतर्गत विधाओं को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। शेष विधाएं जो आपको पिछले वीडियो में बताई थी, उसके अतिरिक्त जो शेष विधाएं बची हुई थी, उन पर आज हम चर्चा करते हैं। एक एक कर उन पर दृष्टिपात करते हैं, एक एक कर उन पर उनकी व्याख्या करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो शेष बची हुई विधाएं हैं उनकी परिभाषा क्या है, उनके लेखक कौन हैं और उनकी जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, अगर ये तारतम्य चलता रहेगा, इसी प्रकार से आपने ये समझ लिया, विधाओं के विषय में आपने जान लिया, तो हिंदी गद्य साहित्य आपको आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि जो हिंदी गद्य की जो विधाएं होती हैं वे गद्य में महत्वपूर्ण होती हैं और हिंदी गद्य विधाओं पर ही सारा हिंदी गद्य आधारित रहता है। जिस प्रकार हिंदी काव्य में काल विभाजन तथा उसका नामकरण तथा उसकी प्रवृत्तियाँ महत्वपूर्ण होती हैं, उसी प्रकार हिंदी गद्य में उसकी जो विधाएं हैं वे महत्वपूर्ण होती हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था जीवनी, और इस वीडियो में हम चर्चा कर लेते हैं आत्मकथा। आत्मकथा से तात्पर्य है आत्म ने अपनी, कथा माने कहानी, अपने जीवन की जो कथा हम कहते हैं, बड़ी आत्मीयता एवं रोचकता भर करके जो अपने जीवन की जो कथा है, अपने जीवन के कृतित्व एवं व्यक्तित्व की कथा हम दूसरे के समक्ष रखते हैं, बहुत ही शालीन ढंग से और बहुत ही सही ढंग से। जो वास्तविक बातें हमारे जीवन में घटती हैं, हमारे जीवन में जिस प्रकार से हमारा जीवन आगे धीरे धीरे आगे बढ़ता है और उसमें होने वाली समस्त घटनाओं का जिक्र हम जब अपने लेखन में करते हैं, अपनी आत्मकथा में करते हैं, तो वह कथा जो है आत्मकथा कहलाती है। आत्मकथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी प्रमुख विशेषता ये है कि इसमें अपने जीवन की वास्तविक घटनाओं का चित्रण किया जाता है। किसी भी प्रकार की बनावटी बात का हम यहाँ पर वर्णन नहीं कर सकते हैं। आत्मकथा में अपने जीवन की वास्तविकताओं का संग्रह होता है आत्मकथा, और आत्मकथा के जो महत्वपूर्ण लेखक हैं उसमें बाबू गुलाब राय हैं। बाबू गुलाब राय को देख लेते हैं, इन्होंने आत्मकथा लिखा है। आइए देखते हैं कौन सी आत्मकथा इन्होंने लिखा है। बाबू गुलाब राय, मेरी असफलताएं। कौन सी? मेरी असफलताएं। इन्होंने अपने जीवन में जो भी इनके जीवन में घटित हुआ था बाबू गुलाब राय की, उन्होंने अपनी आत्मकथा मेरी असफलताओं में उसका चित्रण किया है। तो उसके बाद अगले लेखक का नाम देख लेते हैं, कौन आत्मकथा लिखने वाला है। अगला है हरिवंश राय बच्चन। कौन है? हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने जीवन की जो कथा है, आत्मकथा है, वह 4 खंडों में विभक्त की है। उसमें से देख लेते हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं। चार प्रमुख खंडों में से यह एक खंड उनकी आत्मकथा का है, जिसका नाम है क्या भूलूं क्या याद करूं। ये बहुत महत्वपूर्ण उनकी आत्मकथा है। इसके और भी खंड है, क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर दूर, नीड़ का निर्माण फिर से। ये उनकी आत्मकथा के अनेक खंड हैं। तो ये हमारे लेखक हो गए जिन्होंने अपनी आत्मकथा को लिखा है तथा अपने जीवन के जो व्यक्तित्व है, अपने कृतित्व को यहाँ पर उजागर किया है। इसके अलावा देख लेते हैं यशपाल को भी देख लेते हैं। यशपाल ने भी लिखा है
यशपाल। यशपाल ने भी अपने जीवन की आत्मकथा लिखा है। यशपाल जिन्होंने लिखा है सिंहावलोकन नाम से, सिंहावलोकन नाम से उन्होंने आत्मकथा लिखी है। सिंहावलोकन, सिंहावलोकन नाम से इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है। तो ये लेखक हैं जो अपनी आत्मकथा को, जिस प्रकार से जीवनी हम लिखते हैं, जीवनी और आत्मकथा में बस यही अंतर है कि जीवनी जो है किसी दूसरे की लिखी जाती है और आत्मकथा जो है अपने जीवन की कथा होती है। तो ये आप समझ गए होंगे। बाबू गुलाब राय द्वारा लिखी गई आत्मकथा मेरी असफलताएं, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई क्या बोलूं क्या याद करूं, और यशपाल द्वारा लिखी गई सिंहावलोकन। इसके पश्चात हम अगली विधा पर चर्चा कर लेते हैं। अगली विधा कौन सी है और उसके लेखक कौन है और रचनाएं कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी विधा के प्रमुख लेखक हैं। अगली हम विधा पर चर्चा करें तो उसमें हम देखते हैं यात्रा साहित्य। यात्रा साहित्य जिसे हम यात्रा वृत्तांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत को ही हम यात्रा साहित्य कहते हैं। यात्रा साहित्य से हमारा तात्पर्य यह है कि जब हम किसी धार्मिक, ऐतिहासिक, सामाजिक एवं राजनैतिक कोई भी किसी भी पुरानी जो धरोहर है हमारे भारत देश की या फिर विदेश में कोई बहुत बड़ी ऐसी देखने वाली जगह है, जाने वाली जगह है, घूमने वाली जगह है जिसकी कुछ विशेष अलग अपनी विशेषताएं होती हैं, हर स्थान की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, वहाँ पर जा कर के वहाँ का जो मनोरम दृश्य होता है उसका जब वर्णन हम करते हैं अपनी भाषा में जब उसका वर्णन करते हैं तो वो यात्रा साहित्य के अंतर्गत आता है। चाहे वो हमारी ऐतिहासिक यात्रा हो, चाहे वो हमारी धार्मिक यात्रा हो, चाहे जिस प्रकार की यात्रा हो, या घूमने फिरने के उद्देश्य से हम बाहर जाते हैं, किसी प्लेस पे जाते हैं, हिल स्टेशन पर जाते हैं, वहाँ पर जा कर के वहाँ के जो मनोरम दृश्य का हम आकर के चित्रण करते हैं या वहीं पर हम उसका चित्रण करते हैं, तो वह जो दृश्य होता है, वह जो हमारी भाषा में लिखा गया जो निबंध होता है या कह लें कि जो शब्दों में बयां किया हुआ जो वास्तविक घटना के बहुत नज़दीक जो कथा होती है उसे हम यात्रा साहित्य के अंतर्गत रखते हैं। यात्रा साहित्य के अंतर्गत बहुत सारे लेखक हैं जो अपनी यात्रा साहित्य के रूप में अपने पुस्तकों को लिखा है। इसमें अज्ञेय का नाम आता है। अज्ञेय का नाम आता है। अज्ञेय ने लिखा है एक बूंद सहसा उछली, एक बूंद सहसा उछली, एक बूंद सहसा उछली। इसके अतिरिक्त जो यात्रा साहित्य के सम्राट माने जाते हैं, यात्रा साहित्य के जो बहुत बड़े जानकार माने जाते हैं, यात्रा साहित्य का उनका जीवन ही घुमक्कड़ शास्त्र से संबंधित था। उनका पूरा जीवन ही घुमक्कड़ था, घुमक्कड़ी जीवन था और उन्हें यात्रा साहित्य का सम्राट कह सकते हैं। वो हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी, रामवृक्ष बेनीपुरी ने अपने बालकाल से लेकर के पूरे जीवन में अनेक देशों की यात्राएं की हैं। उनकी जो यात्रा साहित्य है उसका नाम है मेरी तिब्बत यात्रा। मेरी तिब्बत यात्रा बहुत ही प्रसिद्ध है। मेरी तिब्बत यात्रा, उनका यात्रा साहित्य बहुत ही प्रसिद्ध है, मेरी तिब्बत यात्रा। और बहुत सारे जो लेखक हैं उन्होंने यात्रा साहित्य लिखा है, जैसे भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने लिखा है मेरी लखनऊ यात्रा। मेरी लखनऊ यात्रा भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का यात्रा साहित्य है। इसके अतिरिक्त और बहुत सारे लेखकों ने यात्रा साहित्य लिखा है। यात्रा साहित्य के अतिरिक्त फिर हम अगली विधा पर बात करते हैं। अगली विधा जो है हमारी वह है रेखा चित्र। रेखा चित्र,
रेखा चित्र ये किसी पेंसिल या पेन से बनाई गई कोई चित्र बनाया गया कोई चित्र नहीं है। ये शब्दों के आधार पर या हम कहें कि अपनी भाषा में अपनी रोचकता के आधार पर अपनी कलम से ये बनाया गया जो शब्दों का जाल होता है, इसे रेखा चित्र कहते हैं। अपने शब्दों के माध्यम से हम जब किसी विशेष चीज़ का हम शब्दों के माध्यम से बयां करते हैं तो उसे हम रेखा चित्र कहते हैं। रेखा चित्र के अंतर्गत जो हमारे प्रमुख साहित्यकार हैं उनमें महादेवी वर्मा का नाम सर्वप्रमुख आता है। महादेवी वर्मा का नाम सर्वप्रमुख आता है और इनका जो रेखा चित्र है वह है अतीत के चलचित्र। इनका रेखा चित्र है। इसके अलावा और भी साहित्यकार हैं जो या रेखा चित्र लिखते हैं और या रेखा चित्र के आधार पर वे हिंदी साहित्य के अंतर्गत अपना बहुत अच्छा या उच्च स्थान रखते हैं। इसके अतिरिक्त रेखा चित्र के बाद हम आते हैं संस्मरण देख लेते हैं। संस्मरण वह होता है जब हम किसी पुरानी बात को, पुरानी घटना को याद करके हम पुनः शब्दों में लिखते हैं, शब्दों में बयां करते हैं अपने जीवन में घटित प्रमुख घटनाओं को। ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जीवन में जो हमारे मन मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं और सदा के लिए वे हमारे मन मस्तिष्क में रहती हैं, आजीवन मन मस्तिष्क में रहती हैं। और उन्हें जब हम शब्दों के माध्यम से एक रूपरेखा प्रदान करते हैं, उसका जब वो हम वर्णन करते हैं तो वह संस्मरण कहलाता है। भूली हुई पुरानी बातों को याद करके जो भी कुछ लिखा जाता है उसे हम संस्मरण कहते हैं। संस्मरण जो लेखक हैं वो उसमें भी महादेवी वर्मा का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। महादेवी वर्मा का जो संस्मरण है वह है पथ के साथी। उनका बहुत ही महत्वपूर्ण संस्मरण है। इसके अतिरिक्त हम रामवृक्ष बेनीपुरी का नाम ले सकते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी का नाम ले सकते हैं, जिन्होंने संस्मरण के रूप में जंजीरें और दीवारें लिखी हैं। क्या लिखा है? जंजीरें और दीवारें उन्होंने संस्मरण के रूप में लिखा है। तो ये महत्वपूर्ण है, लेखक महत्वपूर्ण है। ये इनके जो संस्मरण है वे महत्वपूर्ण है। महादेवी वर्मा का पथ के साथी और रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जंजीरें और दीवारें। रेखा चित्र की और लेखों की बात करें तो उसमें महादेवी वर्मा के अतिरिक्त रामवृक्ष बेनीपुरी भी आते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने जो रेखा चित्र लिखा है वो माटी की मूर्तें लिखा है। क्या लिखा है? माटी की मूर्तें। ये उनका रेखा चित्र है रामवृक्ष बेनीपुरी का। रामवृक्ष बेनीपुरी का ये रेखा चित्र है। इसके बाद हम आते हैं अगली विधा है। अगली विधा पर बात कर लेते हैं कि अगली विधा कौन सी है और उसके लेखक तथा उसकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। अगली जो विधा है वह है डायरी। कौन सी है? डायरी विधा है। डायरी जो शब्द है वह लैटिन भाषा के डायस शब्द से बना है। किससे बना है डायरी शब्द? लैटिन भाषा के डायस शब्द से बना है। डायस से बना है और डायस का मतलब होता है दिवस, दिन। दिवस होता है डायस का जो अर्थ होता है वह दिवस होता है। तो डायरी की बात करें हम तो ये कह सकते हैं जो डायरी विधा है उसमें अपने दैनंदिनी
या अपने दैनंदिन जीवन की जो घटनाएं होती हैं, हमारे साथ जो घटित होती हैं, उसका जब हम जो घटनाएं जैसी होती हैं उसी प्रकार से हम अपनी डायरी में उसका वर्णन करते हैं तो वो डायरी विधा कहलाती है। डायरी विधा में हूबहू जैसा हमारे जीवन में हमारे प्रत्येक दिन जो भी घटनाएं घटित होती है उसका वर्णन जब हम अपने डायरी में या किसी नोटबुक में नोट करते हैं तो वो डायरी विधा के अंतर्गत आता है। डायरी विधा के जो प्रमुख लेखक हैं, डायरी विधा के जो प्रथम लेखक हैं, वे नरदेव शास्त्री हैं। कौन है? नरदेव शास्त्री। नरदेव शास्त्री, जिन्हें वेद तीर्थ कहा जाता है। वेद तीर्थ इनका उपनाम है। नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ। और इनकी जो डायरी है उसका नाम है जेल डायरी। जेल डायरी, इनकी डायरी का नाम है जेल डायरी। नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ जो हैं वो प्रथम डायरी लेखक हैं। दूसरे अगर लेखक की बात करें तो इसमें आता है दैनंदिनी, सुंदरलाल त्रिपाठी द्वारा लिखी गई। सुंदरलाल त्रिपाठी द्वारा लिखित जो उनकी डायरी है वो है दैनंदिनी है, सुंदरलाल त्रिपाठी द्वारा लिखित डायरी। चलिए अगली विधा को देखते हैं। अगली विधा और अंतिम जो विधा है वो आलोचना के रूप में हमारे सामने आती है। कौन सी विधा है? आलोचना। आलोचना विधा अमूमन हम लोग अपने जीवन में देखते हैं आलोचना का मतलब होता है, आलोचना का मतलब हम लोग ये समझते हैं किसी की बुराई करना, किसी की बुराई करना और किसी की बुराई कर देना ही आलोचना कहलाता है। पर वास्तव में जो हमारे विधा के रूप में हम देखते हैं वो आलोचना इस प्रकार से नहीं होती जैसे दैनिक जीवन में हम लोग एक दूसरे की आलोचना किया करते हैं। वह आलोचना, ये जो विधा रूपी जो आलोचना है ये कुछ अलग हट करके है। यहाँ पर बात ऐसी बताई गई है कि जैसे कोई पुस्तक ली जाती है, कोई पुस्तक उठाई जाती है, किसी भी विधा की पुस्तक उठाई जाती है तो वहाँ पर ये देखा जाता है कि इस पुस्तक में अच्छाइयाँ क्या हैं और बुराइयाँ क्या हैं। जब हम अच्छाइयों और बुराइयों का अलग अलग विवरण या वर्णन करते हैं तो वह आलोचना विधा के अंतर्गत आती है। आलोचनाकार, प्रमुख जो आलोचनाकार हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी आलोचना को एक उच्च स्थान प्रदान किया और इनकी आलोचना का नाम है त्रिवेणी। त्रिवेणी के माध्यम से इन्होंने हिंदी आलोचना को एक नया आयाम दिया और हिंदी में जो भी वे पुस्तक उठाते थे उनकी अच्छाइयों और बुराइयों को एकत्रित करके अपनी एक नई पुस्तक में वे इसको लिख देते थे। जैसे इन्होंने त्रिवेणी पुस्तक के रूप में इन्होंने तुलसीदास, इन्होंने सूरदास और इन्होंने मलिक मोहम्मद जैसी 3 कवियों की जो रचनाएं हैं उनका समग्र अवलोकन करके, उनका समग्र विवेचन करके, उसका सूक्ष्म विवेचन करके जो भी निष्कर्ष उन्होंने निकाला, जो भी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ उनमें देखी, उसका रूप उन्होंने त्रिवेणी में दिया है। त्रिवेणी में उन्होंने उनकी पुस्तकों में जो भी अच्छाइयाँ थी, जो भी बुराइयाँ थी, सूरदास, तुलसीदास और मलिक मोहम्मद जैसी रूपी कवि के रूप में जो भी उनके पुस्तकों में जो भी अच्छाइयाँ बुराइयाँ थीं उसका संग्रह उन्होंने त्रिवेणी, अपनी पुस्तक त्रिवेणी नामक पुस्तक में उसको संग्रहित किया है। तो इस प्रकार से हम दैनिक जीवन से अलग हट करके जो हमारी विधा के रूप में आलोचना आती है उसका विवरण जब हम अच्छाइयों और बुराइयों के रूप में किसी नई पुस्तक में उसका संग्रह करते हैं तो वह आलोचना विधा के अंतर्गत आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज ये आलोचना का यहीं पर समापन होता है, ये इन विधाओं का समापन ही होता है और नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।